नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट राजनीति सिद्धांत एक परिचय। विद्यार्थियों, यह इस अध्याय का ये चौथा वीडियो है जिसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमें राजनीति सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए, हमें राजनीति सिद्धांत की क्यों आवश्यकता है या इनको पढ़ने से होगा क्या। तो विद्यार्थियों, राजनीति सिद्धांत हमें इसलिए पढ़ने चाहिए कि हम अपने अधिकारों के प्रति, हम अपने सिद्धांतों के प्रति अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें। तो विद्यार्थियों, इन सभी चीजों को हम यहाँ पे विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे। हमारे अपने राजनीतिक आदर्श होते हैं, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की आवश्यकता है? क्या यह राजनीति करने वाले राजनेताओं के लिए या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है? बेहतर तो यह होगा कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानूनों की व्याख्या करने वाले वकील या जज या उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आजादी या समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा? तो विद्यार्थियों, इसमें ये पूछा गया है, ये प्रश्न किए गए हैं कि हमें राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, और अगर पढ़ने ही है और जानना ही है तो उन्हें पढ़ना चाहिए, उन अध्यापकों को पढ़ना चाहिए, उन सिद्धांतकारों को पढ़ना चाहिए, उन राजनीतिज्ञों को पढ़ना चाहिए जो, या उन नौकरशाहों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश कर सकते हैं या नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें क्या पढ़ने की आवश्यकता है? तो इन्हीं सब बातों को हम डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो यह है कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूहों के लिए प्रासंगिक है। छात्र के रूप में हम भविष्य में उपरोक्त पेशों में से किसी एक को चुन सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम छात्र हैं, लेकिन कल हम किसी ना किसी पेशे में या किसी ना किसी नौकरी में आएंगे, और इन सभी नौकरियों में जो हमने अभी बात करी आपसे, उन सभी नौकरियों के अंतर्गत हमें राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी हमारे लिए होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए परोक्ष रूप से ये अभी ही हमारे लिए प्रासंगिक है। मतलब अभी वर्तमान में हमारे लिए, हम छात्र के रूप में जो पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हर एक सिद्धांत के बारे में, हर एक अवधारणाओं के बारे में जान पाएंगे जो राजनेता करते हैं, जो राजनीतिज्ञ करते हैं, सिद्धांतकार करते हैं, पत्रकार करते हैं, नौकरशाह करते हैं, विभिन्न कार्यकर्ता करते हैं, विभिन्न नौकरशाही में लगे हुए विभिन्न कर्मचारी करते हैं। क्या हम गणित नहीं पढ़ते? जबकि हम में से सभी गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं बनते, लेकिन छोटे मोटे हिसाब करने के लिए हमें गणित की कितनी आवश्यकता पड़ती है, रोजमर्रा के हम कामों में देख सकते हैं। क्या इसलिए नहीं कि बुनियादी अंक गणित जीवन में सामान्यतः उपयोगी होता है? दिन भर के कार्यों में, रोजमर्रा के कार्यों में यदि हम देखें तो हमें गणित से संबंधित और काउंटिंग से संबंधित बहुत से हमें कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन गणित को पढ़ करके हर एक व्यक्ति जो है ना गणितज्ञ बन सकता है, ना इंजीनियर बन सकता है, लेकिन हमें गणित की आवश्यकता होती है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने के अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। मतलब आज हम जो छात्र हैं, हम भविष्य में एक अच्छे मतदाता बनने जा रहे हैं। हम एक ऐसे मतदाता बनने जा रहे हैं जो राजनीतिक फैसले कर सकता है। दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए उन राजनीतिक विचारों और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होती है, जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। सूचना परक समाज में यदि हमें ग्राम सभा में सहभागी होना है या वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करनी है, तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। यदि हम मनमाने तरीके से अपनी वरीयताएं प्रकट करें तो हम ज्यादा प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन यदि हम विचारशील और परिपक्व हैं तो हम अपने साझा हितों को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए नए माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। इसमें यह बताया गया है विद्यार्थियों, ऐसे समाज में हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम इन सभी सिद्धांतों के बारे में जान पाएं और अपने मंतव्य को स्पष्ट कर पाएं। और अगर यदि हम इन अवधारणाओं के बारे में और इन सिद्धांतों के बारे में हमारे पास उचित जानकारी नहीं होगी, तो हम निश्चित रूप से एक निर्णय देने की जो प्रभावी क्षमता है उसमें हम कमजोर पड़ जाएंगे और हम सही प्रकार से निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो हमारी तर्कशीलता और हमारी जानकारी उचित होना ज्यादा
जरूरी है, इसलिए हमें सिद्धांतों को पढ़ना आवश्यक होता है। नागरिकों के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते हैं, लेकिन हम कार्यक्रम को तय करते हैं कि प्रस्तुति का स्वादन करते हैं और नए अनुरोध करते हैं। क्या आपने गौर किया है कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कद्रदान होने का पता रहता है। इसी तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीति करने वालों को जनाभिमुख बना देते हैं। क्या कहा गया है, कितनी बड़ी बात कही गई है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि एक संगीतकार जिस प्रकार से संगीत कार्यक्रम में अपने गीत को गाता है और श्रोता जिस आनंद से उसको सुनते हैं, उसका रसास्वादन लेते हैं और नए नए अनुरोध करते हैं कि और सुनाया जाए और संगीत को बेहतर प्रदर्शन के लिए जो संगीतकार है वो अपना पूरी जान लगा देता है। और इसको जब उसको ये पता लगता है कि जो श्रोता जो बैठे हुए हैं वो मेरे इस गीत के इतने कद्रदान हैं और इस गीत को जानने के लिए इतना उत्सुक हैं और जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो उस गीत को गाने वाले के अंतर्गत एक अलग ही प्रतिभा देखने को मिलती है, एक अलग ही जो है जोश उसके अंदर दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से विद्यार्थियों, यदि जो शिक्षक है और जो छात्र है यानी विद्यार्थी है, यदि इन अधिकारों के बारे में, इन सिद्धांतों के बारे में, इन अवधारणाओं के बारे में वह अच्छी जानकारी रख पाता है, सही जानकारी, उचित जानकारी रख पाता है, तो निश्चित रूप से वह राजनीति को प्रभावित करता है और राजनीति या राजनेता जो है वो जनता के प्रति अभिमुख होते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि समाज में ऐसे नागरिक अब मौजूद हो चुके हैं जो इन सिद्धांतों को भली प्रकार समझते हैं कि किस आधार पर हमारे सिद्धांतों को हमारे लिए लागू करवाना चाहिए, ये सिद्धांत हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। जब इन सब चीजों का हम एक विद्यार्थी होने पर हम पता कर सकते हैं और हम विद्यार्थी ही जो है वो भावी नागरिक होते हैं, और जब हमें इन सब चीजों का, इन विषयों का बारे में पता होता है तो निश्चित रूप से राजनेता कभी भी हमारे साथ इन उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए कमजोर नहीं पड़ेंगे, वो हमेशा हमारे जनाभिमुख होंगे, हमारे प्रति प्रतिबद्ध होंगे। तीसरी बात यह आती है विद्यार्थियों कि आजादी, समानता, धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं है। परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसायिक केंद्र आदि में तरह तरह के भेदभावों का हम प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने से भिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, चाहे वे अलग जाति के हों या अलग धर्म के, अलग लिंग या वर्ग के। यदि हम उत्पीड़ित महसूस करते हैं तो हम पीड़ा का निवारण चाहते हैं, और यदि उसमें विलंब होता है तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है। यदि हम विशेषाधिकार संपन्न हैं तो हम सम्मान के लिए संघर्षरत अपने नौकरों और नौकरानियों के उत्पीड़न से भी इनकार करते हैं। कभी कभी हम यह महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य हैं जो उनके साथ हो रहा है। राजनीति सिद्धांत बस यही करता है कि वह हमें राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचारों, भावनाओं के परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर से हम अपने विचारों और भावनाओं में उदार होते जाते हैं। इसमें क्या बताने का प्रयास किया है विद्यार्थियों? इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से हम आजादी यानी स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं जो कब कहाँ जरूरी है, परिवार में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, व्यवसायिक केंद्रों पर, इन सभी जगह जो है तरह तरह के भेदभाव हमारे सामने होते रहते हैं। यदि हम इन सभी चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं तो हम किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं और हम किसी भी प्रकार की पीड़ा का निवारण या उत्पीड़न को महसूस करते हुए या उत्पीड़न को दूर करते हुए इस पीड़ा का निवारण कर सकते हैं, और उसमें बिल्कुल भी विलंब नहीं करेंगे, और हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर के इन सभी का निराकरण कर सकते हैं, चाहे वह हिंसक क्रांति के द्वारा हो, चाहे वह न्यायालय में जाकर हमारी न्याय की मांग से संबंधित हो। हम इन सभी चीजों के बारे में, इन सभी विषयों के बारे में, इन सिद्धांतों के बारे में जान करके भी हम अपने यहाँ
प्राप्त जो नौकर है और नौकरानियां हैं उनके साथ भी हम सम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगे, उनके साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं करेंगे, उसको उत्पीड़न होता है तो उससे इनकार करेंगे। और कहने का तात्पर्य यह है कि हम उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को इस प्रकार से तवज्जो देंगे, इस प्रकार से उनको अहमियत देंगे, क्योंकि हर एक मनुष्य जो है अपने अधिकारों के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति जो उनको मिलना चाहिए, उन लोगों को मिलना चाहिए, वह सब प्राप्त कराने के लिए हर संभव प्रयासरत कर रहेगा। तो इसके बाद अंत में हम छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। हमारी अपनी राय होती है, राय होती तो है कि क्या सही है और क्या गलत है, और क्या उचित है और क्या अनुचित है, पर हम नहीं जानते कि वे तर्कसंगत है या नहीं। जब हम दूसरे से बहस करते हैं तभी हमें अपने विचारों का बचाव करने की जरूरत महसूस होती है। इसके लिए तर्क और युक्तियां तलाशते हैं। राजनीति सिद्धांत हमें न्याय, समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराता है, ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सके और सार्वजनिक हित में सुविज्ञ तरीके से तर्क वितर्क कर सकें, और तर्कसंगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण गुण साबित होता है। तो इसमें यही बताया गया विद्यार्थियों, हम इन सिद्धांतों को लेकर, इन अवधारणाओं को लेकर विभिन्न बहसें करते हैं, मतलब वाद विवाद करते हैं, संवाद करते हैं, भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है। जब हमारे विचारों पर, जब हमारे विषय पर जब किसी प्रकार का तर्क किया जाता है तो हम उसका तर्कसंगत उत्तर भी देते हैं। हम अपने इन विचारों का बचाव करने की जरूरत महसूस करते हैं और विभिन्न प्रकार की तर्क और युक्तियां निकालते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांतकार होने के नाते, ये राजनीतिक सिद्धांतों का ज्ञान होने के बाद ही हम अपनी एक सुव्यवस्थित सोच से अवगत होते हैं, और सुव्यवस्थित सोच को हम प्रत्यक्ष में लेकर के आते हैं। तभी ये सभी चीजें जो है हमारे लिए लाभदायक होती हैं और सुव्यवस्थित भी होती हैं। तो विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं ऊपर जिस प्रकार से ये वार्ता चल रही थी सुकरात और उनके शिष्यों के मध्य, इसको कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं। जैसे हमने ऊपर बात करी सबसे पहले कि तब अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में अच्छा होता है तो वह गबन करने में भी अच्छा होगा। इस तर्क में तो यही निहित है, मतलब अगर कोई व्यक्ति धन को सुरक्षित रखने में सक्षम होता है तो गबन भी उतना ही सुरक्षित तरीके से वह कर भी सकता है। तब सभी न्यायपूर्ण व्यक्तियों के चोर बन जाने के बाद तुम यह तर्क दोगे कि जो अच्छे हैं वे हमारे मित्र हैं और जो बुरे हैं वे हमारे शत्रु हैं। हाँ, पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हो तब उनके साथ अच्छा करना, और जब शत्रु बुरे हो तो उनके साथ, जब मित्र शत्रु की तरह हो तो उनके साथ बुरा व्यवहार करना न्याय है। हाँ, मुझे ये ठीक लगता है। लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु है उन्हें चोट पहुंचाई जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी होती है? कहने का मतलब यह है कि उनकी स्थिति बुरी होती है, इनके घोटक तत्व कम हो जाते हैं, यानी श्वान तत्व जो है कम हो जाते हैं, और श्वान तत्व नहीं रहते और घोटक तत्व भी कम हो जाते हैं। हाँ, और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तब श्वान तत्व कम हो जाता है, घोटक तत्व नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है। और जब कोई मनुष्य घायल होगा तब उनमें मनुष्यत्व कम हो जाएगा, निसंदेह, और वह मनुष्य तो न्याय है निश्चित रूप से। तब जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। हाँ, परिणाम तो सही है, मतलब जो मनुष्य घायल होता है वह निश्चित रूप से क्या हो जाता है? अन्यायपूर्ण बन जाता है, मतलब हिंसक भी बन सकता है, समाज विरोधी भी बन सकता है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या घुड़सवार अपनी कला से उसे एक बुरा घुड़सवार बना सकता है? असंभव। क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? नहीं बना सकता। या सामान्य शब्दों में, क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं। हाँ, ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह तो असंभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होता है, निश्चित रूप से। तब मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति को नहीं, वरन उससे ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। मेरा सोचना है कि सुकरात, तुम जो कह रहे हो वह काफी सत्य है। तब अगर कोई आदमी कहता है कि न्याय ऋण चुकाने में है और अच्छे वे
ऋण हैं जो मित्रों को चुकाने हैं और बुरे वे जो शत्रुओं को चुकाने हैं, यह कहना समझदारी नहीं है। क्या ये सत्य नहीं है? जैसा कि स्पष्ट रूप से दिखाया जा चुका है कि किसी को भी चोट पहुंचाना किसी भी स्थिति में न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। पॉलीमार्कस ने कहा, मैं तुमसे सहमत हूं। तो इस प्रकार से सुकरात ने अपने शिष्यों के साथ ये वार्ता करी कि न्याय क्या हो सकता है। तो इसके साथ ही विद्यार्थियों, इस अध्याय में हमने ये जानने का प्रयास किया कि राजनीतिक सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों है, राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना हमारे लिए आवश्यक क्यों है और राजनीतिक सिद्धांत को हमारे व्यवहार में उतारना क्यों आवश्यक है। तो एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा मतदाता वही होगा जो राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में अपनी उचित जानकारी प्राप्त करेगा। जिस प्रकार से एक संगीतकार कभी भी अपने श्रोताओं को बेसुरा संगीत नहीं सुनाएगा, एक अच्छा घुड़सवार अच्छी घुड़सवारी ही सिखाएगा, उसी प्रकार से एक राजनीतिक सिद्धांतकार सभी को उचित राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में अवगत कराएगा। तो इसके साथ ही यह अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है, जिसमें अब आगे आने वाले अध्यायों में हम विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न है। इन सभी अभ्यास प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं। राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत हैं। अब ये पूरा अध्याय हमने पूरे विस्तृत रूप से हमने देख लिया है और इन प्रश्नों को विद्यार्थियों आप स्वयं भी करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब आप स्वयं करेंगे तो आप एक भली प्रकार से आप इसको समझ पाएंगे और जहां भी आपको समझने में परेशानी होती है या समझ नहीं आता है, आप डाउट सेशन में इसे मुझसे पूछ सकते हैं और बार बार आप वीडियो को आप सुनिए और समझिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर्स लेकर के आएंगे जिसमें हम विभिन्न सिद्धांतों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।